हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करेंगे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, थिंग्स दैट वर फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन इन द सेंस ब्रांचेस। तो हम कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की रिवोल्यूशन क्या होता है बच्चों। रिवोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है क्रांति। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का मतलब किसी चीज के प्रोडक्शन में, किस चीज के प्रोडक्शन में हम बात करते हैं उनके डिफरेंट। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली हम सबको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली क्या था बच्चों? ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर अपने था फूड ग्रेन प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? हरित क्रांति। कब आई थी ये? 1965 या फिर 1960s के अंदर हम सिंपली कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब भी इतना सपोर्ट हुआ वर्ल्ड लेवल पे। इनका जो फादर है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल इज नोन एज हु इट इज, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के अंदर कौन है? MS स्वामीनाथन। तो उसी टाइप से जब 1965 के दौरान जो इंडिया के अंदर बाहरी क्या आई थी, ड्वार्फ वेराइटीज। मैं बताता हूँ आपको कौन सी। शॉर्ट ड्यूरेशन ड्वार्फ वेराइटीज जो कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इरिगेशन के रिस्पॉन्सिव थी। उनको कुछ फर्टिलाइजर और इरिगेशन दो तो वो रिस्पॉन्स देती थी। अच्छा रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स? प्रोडक्शन इंक्रीज करने का रिस्पॉन्स। तो ये अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन था। दूसरी चीज क्या है? ये जो इतना फेमस हुआ, जिस टाइम अपना ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1965 से 1970 के बीच में, तो इस टाइम पे अपने प्लानिंग कमीशन ने भी जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो गैप मार गया था। क्यों? जो अपना प्लानिंग कमीशन था वो गैप मार गया क्योंकि उस टाइम पे फेमाइन्स बहुत ज़्यादा थे। और सेकेंडली अपना जो इंडिया चाइना से वॉर हार गया था। ये सब सर्कमस्टांसेस और जो सिनेरियो डेवलप हो चुका था उससे एक बूस्ट मिला किसको? ग्रीन रिवोल्यूशन को। और ग्रीन रिवोल्यूशन ने एकदम से इंडिया का प्रोडक्शन लेवल चेंज कर दिया। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है अपना ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके अंदर हमने फादर की बात की, कौन है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड लेवल पे कौन है। तो अपना नेक्स्ट आता है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति बच्चों, सफ़ेद क्रांति किसके लिए आई थी? मिल्क प्रोडक्शन मतलब दुग्ध उत्पादन। दूध की जो उत्पादकता थी उसको बढ़ाया गया। इसको कहते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन। तो इसके फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। और जो अपना व्हाइट रिवोल्यूशन है, इंडिया इस रिवोल्यूशन से पहले डेफिसिट था मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। और अब क्या है? फर्स्ट रैंक है इंडिया की किसके अंदर? मिल्क प्रोडक्शन की इन द वर्ल्ड। तो ये जो चीज थी दुग्ध उत्पादक वाली सफेद क्रांति। क्या? दुग्ध उत्पादक वाली सफेद क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन वाला व्हाइट रिवोल्यूशन। इसने इंडिया को मिल्क डेफिसिट से मिल्क में फर्स्ट पोजीशन दी। और इसके अंदर क्या हुआ था? अपना जो एक अमूल नाम सुना है? अमूल और एक अपना डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ओके, NDB, नेशनल डेयरी बोर्ड, ओके, नेशनल डेयरी बोर्ड, ये खुले थे अपने गुजरात के अंदर, ओके। अगला आप करते हैं येलो रिवोल्यूशन। येलो से क्या आता है? सरसों क्या है? एक ऑयल सीड। तो येलो रिवोल्यूशन था अपना ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट, ओके। ग्रे रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, जो अपने बेसिकली जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन था। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया तो क्या चाहिए हमें? इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, और क्या चाहिए उनसे? फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स के जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट था उसको हम ग्रे रिवोल्यूशन कहते हैं, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब है किसके रिलेशन में? फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पाद, मछली पालन, या इसको कह दो एक्वाकल्चर, ओके, एक्वाकल्चर। ये अपना ब्लू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट इज रेड रिवोल्यूशन जो है वो दो चीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो आप ऑप्शंस को देखोगे और ऑप्शंस को ध्यान रखते हुए अपना आंसर सिलेक्ट करोगे। एक तो ये मीट के लिए भी होता है और एक टोमेटो प्रोडक्शन के लिए भी। कौन सा? रेड, ओके। राउंड रिवोल्यूशन मेंट फॉर द पोटैटो प्रोडक्शन। पोटैटो पता है कैसा होता है? राउंड होता है ना, गोल गोल, इसलिए क्या है ये राउंड रिवोल्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसको और क्या कहेंगे हम? कैश क्रॉप है पोटैटो अपनी क्या है? कैश क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप भी है क्योंकि इसको किस नाम से जाना जाता है? किंग ऑफ वेजिटेबल्स के नाम से भी जाना जाएगा। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिल्वर रिवोल्यूशन। विच रिवोल्यूशन? सिल्वर।
सिल्वर रिवॉल्यूशन इज फॉर एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री। एग प्रोडक्शन क्या है? अंडे क्या होते हैं? सस्ते और चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, चीप एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो उसके लिए एक रिवॉल्यूशन आया था जिसको हम कहेंगे एग प्रोडक्शन के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन अपना है प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। प्रॉन बच्चों क्या होता है? प्रॉन होता है झींगा, एक मछली होती है जिसको कहते हैं झींगा मछली। कौन सी? झींगा मछली के लिए इसको कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। ओके, तो पिंक रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो एक नेलोर जो नाम है ना, नेलोर, नेलोर इज द कैपिटल और कैपिटल फॉर झींगा प्रोडक्शन। वहां पे सबसे ज्यादा झींगा प्रोडक्शन होता है। कौन? नेलोर, NELLORE। तो ये क्या था? ये अपना था पिंक रिवॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन अपना है फ्रूट प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट। उसकी जो प्रोडक्शन बढ़ी थी एक टाइम के दौरान, कुछ इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज आई थी, उस एरा को हमने गोल्डन रिवॉल्यूशन दिया है। उस एरा में किसकी बढ़ी? फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट एक चीज आती है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ओके, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। फाइबर क्या होता है? जिससे धागे धुगे और मतलब थ्रेड टाइप समथिंग बनता है। ओके, एक फाइबर होता है, ये इसको हम फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या था? जूट के प्रोडक्शन में। ओके, किसके प्रोडक्शन में? जूट के प्रोडक्शन में। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के प्रोडक्शन के लिए, मतलब इनको एम्फोसिस किया गया। अब नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं रिसोर्सेज? नॉन कन्वेंशनल होते हैं जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्स, बायोगैस प्लांट। इनको प्रमोट किया गया कंपेरेटिवली किसके मुकाबले? जो अपने जो अदर सोर्सेज है, कौन से? नॉन रिन्यूएबल, जो खुद के अंदर नेचर के अंदर रीजनरेट होने की कैपेसिटी नहीं रखते। जो उनका रेट होता है यूटिलाइजेशन का वो ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रीजनरेशन जो होता है वो कम होता है। जैसे कि कोयला, कोयला कितने साल लगाता है? काफ़ी ईयर्स लगाता है बनने में, बट यूटिलाइज करने में हम इजीली ऐसे यूज़ कर लेते हैं चुटकियों में भी। जैसे पेट्रोलियम है और जो अपने नॉन, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर अपना एम्फेसिस हुआ। उस रिवॉल्यूशन को कहेंगे ब्राउन रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक रिवॉल्यूशन। ओके, ब्लैक रिवॉल्यूशन जो अपना बायोफ्यूल। तो हमने कौन सी बात की थी? फ्यूल का मैं बता रहा था, पेट्रोलियम, डीजल। ये क्या है? ये है अपने कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो सकते हैं। तो हमने एक प्लांट है जिसका नाम होता है जट्रोफा। जट्रोफा के सीड से एक फ्यूल बनता है जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? बायोफ्यूल, जो कि व्हीकल्स में यूज किया जाता है कुछ कंट्रीज में, और इंडिया के अंदर भी इसके तरफ कुछ पहल की जा रही है। तो इसको हम ब्लैक रिवॉल्यूशन कहेंगे जट्रोफा प्रोडक्शन के लिए, या बायोफ्यूल हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो मतलब क्या है? सतरंगी है, मतलब सारे सेक्टर जो है ना एग्रीकल्चर के, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो ये अपना है रेनबो रिवॉल्यूशन, ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फूड चेन रिवॉल्यूशन। जो बात हुई है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, जो मोदी जी ने कहा है डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो उसको हम फूड चेन रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे बिचौलिए को हटा रहे हैं वो, और अदर मार्केटिंग पॉसिबल कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नैम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया है। उस साइड से क्या है ये फूड चेन रिवॉल्यूशन? काफ़ी नया कंसेप्ट है, आई मीन काफ़ी अभी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ ये रिवॉल्यूशन। फूड चेन रिवॉल्यूशन जो करता है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। अब हमने बात की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। अब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये भी MS स्वामीनाथन का कंसेप्ट है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन में बच्चों बात की गई है जो अपना रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड, जो अपना फूड का वेस्टेज होता है ना उसको रिड्यूस करना है। वेस्टेज मतलब जो मिनिमम सोर्स यूज करके अपने को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मिनिमम मतलब जो कुछ वेस्ट हुआ उसको भी हम यूज कर लें ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और अपनी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहे और एनवायरनमेंट अच्छा रहे। तो अपना एवरग्रीन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? केमिकल्स के ऊपर बेस्ड था ना, बट एवरग्रीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। ओके, ई रिवॉल्यूशन।
ई रिवोल्यूशन का है यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अपना वेदर फोरकास्टिंग का हो गया, और क्या होता है जैसे एरोप्लेन से स्प्रे होते हैं, और अपने ये जो होते हैं ना जीपीएस सिस्टम, जीआईएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आजकल तो ऐसे सिस्टम आ गए कैमराज और सेंसर्स जो बता देते हैं भी क्रॉप को पानी कब चाहिए, वीड कितने हैं, न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है। तो ये अपना रिवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन है, जिसके अंदर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज या टेक्नोक्रेसीज को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, एक ग्रीन रिवोल्यूशन था, एक एवरग्रीन रिवोल्यूशन है, और सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो अपना ये ग्रीन रिवोल्यूशन था ना, इसके अंदर हमने किसकी बात की, मोस्टली वीट एंड राइस की वेराइटीज़ थी जो रिस्पॉन्सिव थी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, और उनके वो इंट्रोड्यूस की गई थी बाहर से। बाहर कौन से, मैंने इंस्टीट्यूट्स की बात बताई थी, IRRI एंड सिमिट, जो एक मैक्सिको और फिलिप्स के अंदर सिचुएटेड है। ओके, वहाँ से ड्वार्फ वेराइटीज आई थी, और ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, जिनके फादर थे MS स्वामीनाथन। तो अब बात करते हैं सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ना ही सिर्फ राइस और व्हीट पे एम्फेसिस किया गया, इसके अंदर एम्फेसिस था अपना प्रोटीन्स, राइस और पल्सेस पे। पल्सेस मतलब दलहनी फसलें, और प्रोटीन मतलब वो फसलें जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। ओके, तो ये बात थी रिवोल्यूशंस की, कुछ अपने जो बेसिक रिवोल्यूशंस हैं। तो हमने ये रिवोल्यूशंस किए, उसके बाद में हम करते हैं PM मोदीज ट्राई कलर रिवोल्यूशन, या इसको हम जैसे सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन बात कर रहे हैं। कौन सा रिवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, जो अक्टूबर 2014 के अंदर अपने माननीय PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो इसके अंदर 3 कंसेप्ट आते हैं, वाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड सैफ्रॉन रिवोल्यूशन। ओके, तो इस ब्लू रिवोल्यूशन और इस ब्लू रिवोल्यूशन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि वाइट रिवोल्यूशन अपना इसके अंदर क्या था, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड ना, दुग्ध उत्पादन से। तो इसके अंदर भी वही अपना सिर्फ दूध नहीं देखना, हमें कैटल का वेलफेयर देखना है, कोई डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस उनके प्रति यूज ना हो, और अच्छे से हार्मोनियस मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है विद कैटल वेलफेयर, उनका ध्यान भी अच्छे से रखना है हमें साथ के साथ। जैसे स्लोटर हाउस को बैन कर रहे हैं एंड मैनी अदर्स। फिर हम ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी बात की जा रही है वेलफेयर की, किसका, जो मछली पकड़ते हैं कौन, फिशरमैन का वेलफेयर होना चाहिए। ओके, सैफ्रॉन रिवोल्यूशन के अंदर हम बात करें सोलर एनर्जी की। कौन सी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज, कितना ही यूज कर लो खत्म नहीं होगी। रिन्यूएबल सोर्सेज का दूसरा नाम क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बच्चों क्या था, PM मोदी ट्राई कलर रिवोल्यूशन। PM मोदी ट्राई कलर रिवोल्यूशन क्या है, इसके अंदर 3 कंसेप्ट आएंगे, व्हाइट रिवोल्यूशन का, सेकंड है ब्लू रिवोल्यूशन का, और तीसरा है अपना सैफ्रॉन। व्हाइट रिवोल्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर, कैटल वेलफेयर। ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं फिशरमैन्स का वेलफेयर, एंड सैफ्रॉन रिवोल्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो एक रिन्यूएबल सोर्सेज है। हम अपने जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहे हैं, उसको रिप्लेस किया जाए रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ। सबसे बेस्ट कौन है, सोलर एनर्जी, खासकर इंडिया के एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए। तो बच्चों ये अपनी बात थी रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। तो सेकंड टॉपिक क्या है अपना, सेकंड टॉपिक है अपना, हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, मतलब व्हाट वर द थिंग्स दैट वर फर्स्ट इन एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रही, बट डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब हुआ था, डोमेस्टिकेशन 9500 BC, कितना, 9500 BC। ओके, कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ, सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट किया गया, क्योंकि वो हेल्प करता था किसके अंदर, हंटिंग के अंदर। किसकी हेल्प करता था, जो अपने एंसेस्टर्स थे उनकी हेल्प करता था हंटिंग के अंदर। फिर शीप को, एंड देन गोट, ओके, फिर भेड़ एंड देन बकरी। क्या सीक्वेंस था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब हुआ और क्या सीक्वेंस था, और कौन कौन से पहले, दूसरे और तीसरे थे। ओके, फिर बात आती है कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, व्हाट वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स। हमें पता है क्या है, व्हीट एंड बार्ले। कब हुई थी ये, 7500 BC के अंदर, टाइम स्केल पे हम इसको जब देखेंगे।
अब बात आती है पर्सन टू रिकॉर्ड प्लांट डिजीज। एक प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर की ब्रांच है। क्या है? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी जो किसके साथ डील करती है? डिजीज के साथ डील करेगी। किसके साथ डील करेगी? डिजीज। तो सबसे पहले डिजीज किसने रिकॉर्ड की? इसको हम बीमारी कहेंगे। जो थियोप्रेटिस थे उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड की भी बीमारियां क्या होती है, बीमारियां पौधों में आती है। तो सबसे पहले कौन थे? थियोप्रेटिस। फंगिसाइड। फंगिसाइड जो इनऑर्गेनिक था वो बोर्डेक्स मिक्सचर था जो बनाया गया था। ओके, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उसका? बोर्डेक्स मिक्सचर। फंजीसाइड यूज मतलब भी बड़े स्केल पे फंजीसाइड यूज किया गया। कहां पर? सल्फर। सल्फर फंजीसाइड था जो यूज किया गया था। किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ वाइन। वाइन मतलब ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर कोई पाउडरी मिल्ड्यू एक डिजीज होती है, वो आई थी। इसके लिए क्या यूज किया गया था? फंजीसाइड। कौन सा? सल्फर। सल्फर पहला फंजीसाइड था। फिर बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड की बच्चों। पहला इंसेक्टिसाइड है पेरिस्क्रीन जो यूज किया गया। फ्यूमिगेंट की हम अगर बात करते हैं तो HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड। HCN फ्यूमिगेंट यूज हुआ था। फ्यूमिगेंट होता क्या है? जैसे कि हम सोइल के अंदर हम फ्यूमिगेशन करते हैं। क्यों? ताकि जो अंदर माइक्रोब्स या डिजीज मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है डोरमेंट स्टेट के अंदर, मतलब भी अभी हार्म नहीं कर रहा बट आगे जाकर हार्म करेगा, तो हमें सोइल के अंदर जो है ना सिस्टम अपना जो कल को हार्म कर सकता है क्रॉप को, उसके लिए फ्यूमिगेशन ऑफ सोइल करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूमिगेंट कौन सा यूज हुआ था? HCN। पहला फर्टिलाइजर कौन सा था? कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3। कैल्शियम नाइट्रेट वाज द फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज। अब जैसे कि यूरिया, DAP, SSP, DSP यूज हो रहे ना, उस टाइप से सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टेमिक फंजीसाइड। फंजीसाइड की हमने बात कर ली। क्या था? फंजीसाइड था सल्फर जो पहले यूज किया गया था। अब सिस्टेमिक फंजीसाइड क्या होता है मैं बताता हूँ। फंजीसाइड होते हैं दो टाइप के। फंजीसाइड्स, फंजीसाइड होता क्या है? साइड का मतलब क्या होता है? CIDE। CID वर्ड लिया गया है CAEDO, सीडो। साइड का मतलब होता है मारना, जैसे कि सुसाइड और फिटिसाइड। इसको क्या कहते हैं? डेथ। किसकी डेथ? फंजाई, मतलब फंगस को जब हम मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो डिजीज कोज कर रही है। सबसे ज्यादा डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से कोज होती है? वो होती है फंजाई। ओके, फंजाई कोज करती है तो हम यूज करेंगे फंजीसाइड। फंजीसाइड होंगे अपने दो टाइप के, एक तो सिस्टेमिक, एक होते हैं नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक, ठीक है। जो नॉन सिस्टेमिक है उसको हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कह सकते हैं। ओके, तो सिस्टेमिक क्या होता है? सिस्टेमिक भी हमने किसी क्रॉप है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दिया वो उस फंजीसाइड को एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने जो पूरा सिस्टम होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके अंदर मतलब भी बिल्डअप हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर फीड करेगा, उसके अंदर से रस चूसेगा प्लांट का, तो वो उसके अंदर फंजीसाइड भी जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। किसकी? उस फंगस की। ओके, तो ये होता है सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक क्या है? नॉन सिस्टेमिक ये है भी कॉन्टैक्ट है, उसके ऊपर कर दिया, कोई उसके ऊपर बैठेगा या कोई फ्यूम्स ले जाएगा उनकी, जो उन फंजीसाइड्स को है वो सूंघ लेगा, तो उस कारण जो फंगस की डेथ होगी वो उन फंगीसाइड्स को हम नॉन सिस्टेमिक कह देंगे। तो सिस्टेमिक काफ़ी अच्छा है, अभी स्प्रे किया प्लांट सिस्टम के अंदर चला गया, कोई फीड ऑन करेगा तो वो फंगस की डेथ हो जाएगी। तो सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन सा था? पहला कार्बोक्सिन, इंपॉर्टेंट, जो अब भी यूज किया जाता है। पहला सिस्टेमिक फंजीसाइड कौन से? कार्बोक्सिन। कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या है बच्चों? हमने टिलेज की बात करते हैं ना, टिलेज क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ लैंड। भी भूमि को जब हम तैयार करते हैं ना तो कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, ट्रैक्टर्स की मशीनरीज यूज होती है जो हम जमीन को तैयार करते हैं, या उसके बाद में भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं भूमि के साथ प्रोडक्शन लेने के लिए, उस चीज़ को हम सिंपली टिलेज कह सकते हैं। अब जीरो टिलेज का कंसेप्ट आया है नया, किस कंट्री ने दिया? बात करते हैं USA। अब बात करते हैं होता क्या है? USA ने तो दे दिया। जीरो टिलेज का मतलब है हम मिनिमम टिलेज यूज करें, कम से कम टिलेज यूज करें, कम से कम जमीन के साथ छेड़छाड़ करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैवी मशीनरीज अपने लैंड के ऊपर से जा रही है उतना ज़्यादा लैंड कॉम्पैक्शन हो रहा है, जो अपनी रूट जोन है
वो एक सीमित एरिया के अंदर रह गई है। तो डीप पेनिट्रेशन हो, वाटर होल्डिंग, जो पानी का सोख है, पानी नीचे तक अच्छा जाए, या अपने जो फार्मर्स जो है उनका पैसा ज़्यादा ना लगे अपने टिलेज एक्टिविटीज़ के अंदर, और अपना एनवायरनमेंट है जो ट्रैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं फ्यूल वो भी कम से कम यूज़ हो, और क्रॉप रेजिड्यूज़ की मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। जीरो टिलेज अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, जीरो टिलेज का कंसेप्ट कौन सी कंट्री से आया, यूएसए। जीरो टिलेज मतलब ना के बराबर टिलेज करनी हमें, मतलब हार्वेस्टिंग की विदाउट एनी टिलेज, अगली क्रॉप की क्या कर दी, सोइंग, तो इसको हम कहेंगे जीरो टिलेज। कौन सा एक इंप्लीमेंट यूज होता है वो हम बात करेंगे। व्हाट वर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब है बच्चों, ट्रांसजेनिक का मतलब है भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कोई डिजायर्ड जीन है। जीन पता है क्या होता है, जीन भी कोई भी कैरेक्टर को शो करता है, भी उसके बाल अच्छे हैं, उसकी आंखें अच्छी है, वो किस वजह से, जीन की वजह से। मतलब हम उसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, उसके बाल अच्छे नहीं, उसके बालों के लिए जो जीन है वो अच्छा है। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कोई जीन अच्छा है क्रॉप के अंदर, किसी एक क्रॉप के अंदर, तो अब हमें वो दूसरी क्रॉप के अंदर वो जीन चाहिए, तो जो एक्टिविटी है ना वो जीन निकाल कर दूसरी क्रॉप के अंदर हम जो डालते हैं वो होती है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट कब कौन कौन से थे पहले, टोबैको एंड टोमेटो वर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब एक बात बताता हूँ, एक मतलब भी ऐसा पौधा बनाया गया था, उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे, जिसके अंदर नीचे क्या लगेंगे, आलू, और ऊपर क्या लगेंगे, टमाटर। ओके, बट उसके अंदर टेस्ट और मतलब भी एडप्ट नहीं हो पाया, तो अभी इकोनॉमिकली वो यूज नहीं हो रहा। बट वो कंसेप्ट किसका था, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो हम बात कर रहे थे पहले कौन से थे, टोमेटो एंड टोबैको। राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, IR8 इंपॉर्टेंट। IR8 जो है वो राइस की वैरायटी थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर, कहाँ से, CRRI जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ना, कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इसने क्या किया, प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी थी राइस की इंडिया के अंदर। फिर डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस क्या थी भी, फिर हमने इसके अंदर छेड़छाड़ करके कुछ अपनी भी वैरायटी बनाई जिसको नाम दे दिया TN1, ड्वार्फ वैरायटी थी। ओके, TN1। अब राइस हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी फेमस वैरायटी है ज्यादा यील्ड वाली, वो है जया। जया किसकी क्रॉस है, जया को हम क्रॉस के बारे में बात करें तो TN1 जो अपनी थी वैरायटी, TN1 की क्रॉस है किसके साथ, T141 के साथ। तो इतना हम एक बार ये देख लें, जया क्या है, अपनी हाई यील्डिंग वैरायटी है इंडियन, और ये किसकी क्रॉस है, TN1 जो कि अपनी डेवलप्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ इंडिया राइस है, इसकी क्रॉस इसके साथ है। तो ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ इंडिया, जया। कमर्शियली यूज फर्टिलाइजर, SSP 1960 के अंदर कमर्शियली यूज्ड, मतलब भी कमर्शियली मतलब भी लेन देन के मामले में दुकानों पे जो यूज होने लग गया था कमर्शियल पर्पस के लिए, वो SSP था पहला फर्टिलाइजर। ल्यूरेट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, किस इंडियन को मिला है, MS स्वामीनाथन को। ओके, किस लिए, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इंडिया के अंदर। ओके, इसके बाद में हम कुछ वैरायटीज की बात करते हैं। हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड कॉटन, कॉटन के अंदर कुछ दिक्कतें थी, जैसे एक तो होती है वैरायटी, एक क्या होता है हाइब्रिड। वैरायटी तो सिंपल होती है, हाइब्रिड किसी दो अलग अलग पौधे है ना उसको क्रॉस करके बनता है। जैसे कि इसको सिंपली हम समझे, कोई अमेरिकन है एक अफ्रीकन है, अमेरिकन लेडीज है अफ्रीकन मेल है, तो उनकी मैरिज हो जाएगी, जो बच्चा होगा उनका क्या होगा, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, और मतलब भी सांवले कलर का भी हो सकता है। तो उसी टाइप से एक क्रॉप है जिसकी ईल्ड अच्छी है बट उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनकी क्रॉस कर देंगे भी, फिर जो आएगा बाद में उसकी क्या था, ईल्ड भी अच्छी हो, डिजीज भी रेजिस्टेंस हो, तो इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। और वेराइटी सिंपली अपनी जो वेराइटी होती है जो चलती आ रही थी। तो हाइब्रिड, सबसे पहला कॉटन का हाइब्रिड था H4 था हाइब्रिड अपना। ये कहाँ से आया, गुजरात ने बनाया था, CT पटेल, जिनका नाम हम आगे भी डिस्कस करेंगे। CT पटेल ने H4 इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट, क्या था ये अपना हाइब्रिड ऑफ कॉटन। ओके, नेक्स्ट है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। हमने हाइब्रिड और वैरायटी की बात कर लिया। बासमती राइस, जो अपना धान होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, कौन से, बासमती एंड नॉन बासमती। जो बासमती राइस होता है ना,
बासमती राइस होता है उसके अंदर से अच्छी स्मेल आती है, लंबे उसके दाने होते हैं और इसकी यील्ड थोड़ी कम होती है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मोस्टली क्या एक्सपोर्ट बाहर देशों में भेजा जाता है इंडिया से। इंडिया काफ़ी अच्छा बासमती राइस प्रोड्यूस करता है बट वो बाहर भेजते हैं। ओके, नॉन बासमती जो अपना राइस है ना, नॉन बासमती राइस के अंदर अपना है भी यील्ड लेस है, अच्छी स्मेल नहीं आती, छोटे दाने होते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। इसकी जो छोटी वैरायटी है, लॉन्ग वैरायटी नहीं, सेमी ड्वार्फ क्यों नेसेसरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा, थोड़ी जल्दी अपने को यील्ड आ जाएगी, ज़्यादा बदने में टाइम नहीं लगेगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और दूसरा ये है भी ये गिरेगी नहीं, इसको गिरने को क्या कहते हैं? क्रॉप लॉजिंग, LODGING, लॉजिंग। ओके, तो पूसा बासमती 1 जो है वो क्या है? सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, एरोमेटिक राइस हाइब्रिड। ओके, इसको याद कर सकते हो तो कर लेना, दैट इज आई डोंट थिंक मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ BSc एग्रीकल्चर। ओके, सोरगम का हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है, क्या था? CSH1 एंड CSH2, ये अपने स्टार्टिंग के सोरगम के हाइब्रिड थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज मैन मेड सीरियल। सीरियल्स क्या होती है? जो अपनी दाने वाली फसलें होती है ना, राइस हो गई, वीट हो गई, मेज हो गई, बाजरा हो गई, पर्ल मिलेट, आई मीन बाजरा द सेम, ये अपनी क्या है? ये सीरियल्स। तो मैन मेड ये क्या थी? ये नेचुरली अकरिंग है, इसके अंदर थोड़ी सी हमने एडेप्शन और मतलब वो हुआ है, ये नेचुरली एनवायरनमेंट में थी। अब क्या बात है? मैन मेड का नाम आता है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द ओनली मैन मेड सीरियल अवेलेबल। ओके, ट्रिटिकेल ये कैसे बनाएगी? जो अपना गेहूं है ना, वीट की क्रॉस करवाई गई राई के साथ, तो ये अपनी ट्रिटिकेल जो है वो मैन मेड सीरियल है। इंटरस्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन, वारालक्ष्मी क्या है? इंटरस्पेसिफिक वैरायटी ऑफ कॉटन। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंस बात की कि एक तो H4 वैरायटी थी जो पहला हाइब्रिड था, किसने दिया? CT पटेल ने। दूसरी सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस के पूसा बासमती 1, सोरगम के हाइब्रिड CSH1 CSH2, मैन मेड सीरियल है ट्रिटिकेल, और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन क्या थी? वारालक्ष्मी। और ये हमने कुछ फर्स्ट बात की थी, कौन सा फंगिसाइड था, कौन सा केमिकल था, कौन सा फर्टिलाइजर था। ओके, अब लास्ट में हम क्या बात करते हैं? फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स और वी कैन से ब्रांचेस। तो हमने जो ब्रांचेस पढ़ी थी उनके फादर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आधा क्वेश्चन इनके अंदर से आ सकता है। तो हम बात करते हैं फादर की, तो जैसे कि हम बायोलॉजी एंड बॉटनी की बात करते हैं, बायोलॉजी एंड बॉटनी के अंदर कौन है फादर? पता होगा, एरिस्टोटल को कहते हैं। ओके, एंड जूलॉजी के अंदर जो थियोफ्रैटस है ना, थियोफ्रैटस का हमने नाम पिछले में भी पढ़ा था। किसने? इसने क्या किया था? सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया था? रिकॉर्डेड डिजीज। इसने कहा था भी ये डिजीज होती है, इनको बीमारियां कहेंगे हम, कौन कौन सी बीमारियां पौधों में, तो ये थियोफ्रैटस ने किया था। तो बायोलॉजी के अंदर एरिस्टोटल एंड जियोलॉजी के अंदर थियोफ्रैटस। उसी टाइप से हम एग्रीकल्चर के अंदर फादर्स पढ़ेंगे ना, तो हम आते हैं एग्रोनॉमी पे। एग्रोनॉमी का क्या मतलब था? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। ओके, तो इसका फादर कौन है? पेट्रो डी क्रेंजी। ओके, इनके फादर कौन है? पेट्रो डी क्रेंजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ओपस रूरालियम, ओपस रूरालियम कामोडोरा, कामो डी से डिनोट करो आगे, डोरा। पेट्रो डी क्रेंजी है वो फादर ऑफ एग्रोनॉमी से जाने जाते हैं। उन्होंने उस टाइम पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ओपस रूरालियम कामोडोरा। ओके, इसको नाम को आप थोड़ा सा टच में रख सकते हो, किसी ना किसी वे में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का आपको पता होगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ओके, मेंडल जिसने पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, पी मतलब पाइसम सेटिवम पे एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट अपना हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड जो राइस था उसके फादर कौन है? युआन लोंगपिंग। ओके, ये चाइनीज नेम है, युआन लोंगपिंग। हाइब्रिड कॉटन की हमने बात कर चुके हैं, CT पटेल, चंद्रकांत T पटेल। ओके, इन्होंने क्या किया था? पहला हाइब्रिड C4H4, आई मीन H4 कॉटन के अंदर पहला हाइब्रिड किया था। H4 में भी 1964 के अंदर है ये। तो इन्होंने ये निकाला था, तो इसकी वजह से इनको फादर ऑफ कॉटन भी कहा जा रहा है। क्या है? चंद्रकांत T पटेल। अब नेक्स्ट है टिलेज एंड वीड, वेरी इंपॉर्टेंट। टिलेज एंड वीड के अंदर होते हैं जेंथ्रोटुल।
जेंथ्रोटुल ने भी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? ओपस रूरालियम कामोडोरा। टिलेज एंड वीड में जेंथ्रोटुल ने लिखी थी हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री। ओके, क्या नाम है इसका? हॉर्स होइंग एंड हस्बेंड्री। किसने लिखी थी ये बुक? जेंथ्रोटुल ने। तो इस बुक के अंदर टिलेज वर्ड को पहली बार डिस्क्राइब किया गया था, वीड वर्ड को भी पहली बार डिस्क्राइब किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है भी फादर ऑफ टिलेज कौन है या फादर ऑफ वीड कौन है? तो वो है जेंथ्रोटुल। सोयल साइंस के फादर है वी डोक्यूएव। जो ये प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, ये जो स्पेलिंग है वी डोक्यूएव। हाइब्रिड राइस के मैंने क्या बताया था? यूएन लोंगपिंग है और इंडिया के अंदर क्या है? ई सिद्दीकी, ये सिद्दीक। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे आज के लेक्चर में हमने क्या किया? हम कर रहे थे जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर के बारे में हमने कवर किया सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशंस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन में ग्रीन रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन से लेके लास्ट में हमने जो ट्राई कलर रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने बात की जो कुछ चीज़ें जो पहली बार थी एग्रीकल्चर में, उन चीज़ों का क्या नाम था। ओके, इसके बाद में हमने लास्ट में किया क्या? वी डिड द फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स और वी कैन से द ब्रांचेस। Okay, thank you students. We will continue in the next lecture.